Hello everybody and welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th accountancy chapter 1, that is financial statement analysis. कंपनीज की हमने वो करनी है डिस्कस। तो उसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, उसमें हमने ऑपरेटिंग साइकिल का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट द ऑपरेटिंग साइकिल इज। ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग साइकिल इज द डेज इन्वॉल्व्ड इन द कन्वर्जन ऑफ मनी इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड अगेन इट इनटू मनी। क्या मतलब है कि जो हमारे पास जब आप कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसमैन कोई प्रोड्यूसर या बिजनेसमैन कोई काम शुरू करता है, उसे अपना प्रोडक्शन शुरू करनी है, तो पहले उनके पास कैश होता है। उस कैश से वो मशीनरी खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे और वो करने के बाद में उनको फिनिश गुड्स मिलेंगे। वो जब फिनिश गुड्स आ जाएंगे तब कोई उसको ख़रीद सकता है और फिर उसको मार्केट में वो बेचेंगे तो उसके यूज़ आएगा। तो अब जब वो मनी से पहले उन्होंने फिनिश गुड्स बनाए, वो प्रोसेस पूरा स्टेप उन्होंने फॉलो किया और उसके बाद में अगेन देन फिनिश गुड्स अगेन उन्होंने सेल किया मार्केट में, फिर उन्होंने मनी जनरेट की, तो उसको हम कहते हैं, वो सारे प्रोसेस को ऑपरेटिंग साइकिल, वी कॉल इट एज अ ऑपरेटिंग साइकिल। हम उसको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, टाइम टेकन बाय द कंपनी टू परचेज गुड्स, सेल देम इन द मार्केट एंड रिसीव कैश फ्रॉम द सेल। मीन्स एक कंपनी, कोई भी कंपनी है, उसको कितना टाइम लगता है कि जब वो सामान खरीदता है, गुड्स परचेज करता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद में उनको मार्केट में सेल करता है और उसके सेल करने के बाद में उनको जो कैश मिलता है वो सेल प्रोसीड से, सेल करने के बाद में जितना उसमें टाइम लगता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इट कैन बी 15 months, 8 months, 6 months, 4 months, 3 months, वट एवर द टाइम में भी, कुछ भी टाइम हो सकता है। इन द क्वेश्चन इट इज़, इफ़ इट इज़ गिवन देन दैट इज़ ओके, अदरवाइज अगर आपको नहीं दिया हुआ तो वी विल एज्यूम दैट ऑपरेटिंग साइकिल इज़ ऑफ 12 months। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली क्या है, जो हमारी कैश, जो हमारी गुड्स हम बना रहे हैं, वो जब मतलब एक कैश का साइकिल चलता है, कैसे वो गुड्स में चेंज हो रहा है, उसके बाद में फिर दोबारा वो कैसे वो कैश में चेंज होगा, उस सारे टाइम पीरियड को, प्रोसेस को हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। अभी मैं आपको ये एक चार्ट के, एक फ्लो, साइक्लिक फ्लो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये देखो, सबसे पहले हमारे पास कैश है या कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, वॉट एवर वो है, उससे वो पैसे से हमने, वो कैश से वी परचेज रॉ मटेरियल। ठीक है, हमने रॉ मटेरियल लिया और मान लिया कि रॉ मटेरियल लेने में, करने में 4 months लगते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसमें पूरा आपको जैसे ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा। वो मेरा आएगा 13 months, वो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी और पूरा इसका साइकिल का प्रोसेस भी बता रही हूँ। सो फर्स्ट स्टेप कैश या बैंक है, उसके बाद में हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, मान लिया उसको 4 महीने लगे। देन वी डिड प्रोसेसिंग ऑन द रॉ मटेरियल्स टू कन्वर्ट इट इनटू द फिनिश गुड्स। हमने उनके ऊपर प्रोसेसिंग की सो डेट रॉ मटेरियल्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाए। वो प्रोसेसिंग को टाइम कितना लगा, 3 months। पहले हमारे रॉ मटेरियल परचेज में 4 months लगे और अब हमारे 3 months लगे। इट मीन्स 4 + 3 कितना हो गया, 7 months। अब जब हमारे फिनिश गुड्स बन गए, उसके बाद में ये तो नहीं है जैसे ही हमारे गुड्स बनते हैं और साथ के साथ सारे के सारे बिक जाते हैं, नो। वो फिनिश गुड्स हम लोग अपने पास स्टॉक में भी रखते हैं, कुछ हमारे बिक भी जाते हैं और सारे फिनिश गुड्स को बिकने में टाइम लग जाता है। वो हम कह रहे थे 4 months उसमें लगा है कि हमारी इन्वेंट्री में हमने रखा है। देन जो हमने फिनिश गुड्स सेल किए और जो उनको जो हमने सेल किए, अब सारे के सारे फिनिश गुड्स हमारे कैश पे तो नहीं सेल होते हैं, कहीं हमारे जो है क्रेडिट पे भी सेल होते हैं। जैसे लाइक कईयों का हमारा बिल रिसीवेबल भी हमारे पास आता है, कईयों के हमारे डेटर्स भी हमारे पास आते हैं कि हम क्रेडिट पे बेचते हैं। ठीक है ना, तो वो आप लगा लो, सारा उधार का काम सारा कर के हमारे को 2 महीने का टाइम है, तो आफ्टर 2 months विल गेट ऑल दी मनी बैक।
ठीक है, जो हमने सेल किया उसके हमारे को पैसे मिल जाएंगे कैश के और जो हमने उधार पे भी दिए। सो ये दो मतलब अभी तक हमारा कितना टाइम हुआ, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 2 13, इट मीन्स 13 मंथ्स हमारे लगे। सो फिनिश गुड्स जब हमने सेल कर दिया 2 मंथ्स के बाद में हमारे को पूरा का पूरा ट्रेड रिसीवेबल्स रिसीव्ड, जितने हमारी ट्रेड के हमारे रिसीवेबल्स थे सेल्स की, जितनी हमारी प्रोसीड से हमें मिल गई, हमारे पास वापस कैश आ गया। फिर दोबारा यही साइकिल चला। सो दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये बेटा चलता रहता है प्रोसेस, ये एंडिंग नहीं होता, क्योंकि एक अकाउंटेंसी एक प्रिंसिपल पे चलती है कि ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, कि इट इज़ नॉट फॉर 1 मंथ 2 मंथ्स और 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर्स 10 ईयर्स, नो। हम ये सोच के चलते हैं कि जो हमने बिजनेस शुरू किया है दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये लंबा चलेगा, सिर्फ हमारी जनरेशन ही नहीं करेगी बट हमारी आने वाली जनरेशन्स भी इसको कैरी ऑन करेंगी। सो हम उसको गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट का हम फॉलो करते हैं इसमें। इस कारण ये जो आपका ट्रेड साइकिल है वो चलता रहता है, ऑपरेटिंग साइकिल आपका चलता रहता है, क्योंकि हमें ये है कि ये तो नहीं कि एक बार हमने क्या पैसा लगाया और हमने रॉ मटेरियल से गुड्स बनाए, उसके बाद में फिर हमारा कैश आ गया और बस हमारा ख़त्म हो गया काम। नो, दिस इज़ नॉट द केस, वो हमारा फिर से चलता है, ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है। उसको चलाने के लिए तभी इसको हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अब ये देखो मैं आपको यही चीज़ ऑपरेटिंग साइकिल जो है आपको एक एग्जांपल से बता रही हूँ। वैसे मैंने आपको बताया अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ या आपको नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑपरेटिंग साइकिल कितनी देर का है, तो हम 12 मंथ्स का उसको एज्यूम करते हैं। बट इन केस अगर आपको दिया हुआ है तो आपने इस अकॉर्डिंगली चलना है। अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम दे रखा है तो मैं आपको एक पहले ही बात बता दूं, उसमें लेट इट बी 15 मंथ्स, अगर हम लगा लो लेते हैं कि 15 मंथ्स उन्होंने दिए है, तो 15 मंथ्स तक जो हमारी 15 मंथ्स के अंदर जो हमारे को रिसीवेबल्स मिल जाएंगी वो हमारी करंट ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी, और जो हमारे को 15 मंथ्स के बाद में पैसा मिलेगा वो हमारी नॉन करंट ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। ठीक है बेटा, सो इसी बेस पे आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, दैट इज if the operating cycle period is given, identify the transactions as current and non-current, right? so transactions हैं आपके पास, ये देखो जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, सब में 5 ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं। ऑपरेटिंग साइकिल आपको पीरियड दे रखा है 13 मंथ्स 13 मंथ्स 13 मंथ्स 13 मंथ्स 13 मंथ्स, सब में आपका 13 मंथ्स का ही ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है। और रिसीवेबल रिसीव जो है आपकी 15 मंथ्स है, 12 मंथ्स है, 16 मंथ्स है, 13 मंथ्स है, 10 मंथ्स है। सो ये आपको दे रखा है। अब हमने क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करने कौन सी हमारी करंट ट्रांजैक्शंस है, कौन सी हमारी नॉन करंट ट्रांजैक्शंस है। सो वो हमने आइडेंटिफाई करना है। सो कैसे इस क्वेश्चन को अगर आपको पेपर में आता तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, वो देखते हैं। अब जैसे इसके बीच में पहला है कि जब व्हेन ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ 13 मंथ्स, जब ऑपरेटिंग साइकिल आपका 13 मंथ्स का है तो और हमारे को रिसीवेबल 15 मंथ्स में मिल रहे हैं, इट मीन्स 13 मंथ्स का हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड है और हमें रिसीवेबल 15 मंथ्स में मिल रही है। इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा पे मिल रहा है तो वो नॉन करंट ट्रांजेक्शन आ जाएगी। ठीक है, देन कम्स when operating cycle is of 13 months and we get receivables in 12 months, और हमारे को 12 मंथ्स में मिल जाते हैं, मीन 13 मंथ से कम टाइम पीरियड में मिल रही है, तो उस केस में हमारी वो करंट ट्रांजैक्शंस आ जाएगी। नेक्स्ट इज when operating cycle is of 13 months and we get receivables in 16 months, 13 मंथ्स के हमारे को 16 मंथ्स में मिल रहे हैं तो वो नॉन करंट ट्रांजैक्शन बन जाएगी। Then comes when operating cycle is of 13 months and we get receivables in 13 months, मीन्स 13 मंथ्स का ही ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है हमारा और 13 मंथ्स का ही हमारे को रिसीवेबल उस टाइम में मिल जाते हैं, तो इसका मतलब वो करंट ट्रांजैक्शन है। एंड व्हेन ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ 13 मंथ्स एंड वी गेट रिसीवेबल्स इन 10 मंथ्स, अगर 13 मंथ्स की हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है और हमारे को 10 मंथ्स में रिसीवेबल मिल जाते हैं, मीन्स 13 मंथ्स के अंडर ही मिल रहे हैं, तो वो आपकी करंट ट्रांजैक्शन है। इस टाइप से बच्चा आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है।
इस चीज़ में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हर जगह बाय मिस्टेक लाइबिलिटी लिखी गई है, लाइबिलिटी नहीं है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन आना है, नॉन करंट ट्रांजैक्शन और करंट ट्रांजैक्शन। लाइबिलिटी का हम बाद में पढ़ेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है बेटा? रेवेन्यू ऑफ फ्रॉम ऑपरेशंस का एक और नाम भी है जिसको हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहते हैं। अगर आपको ऑपरेटिंग रेवेन्यू के नाम से आता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू या कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इट मीन्स सेम चीज़ पूछी है आपसे, ठीक है? आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात पूछी है। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड एज अ इनकम जनरेटेड बाय द फर्म फ्रॉम इट्स डेली कोर बिजनेस ऑपरेशंस। जो डेली का काम बिजनेस करता है उसकी एक्टिविटी से, डेली एक्टिविटी से जो वो इनकम जनरेट करते हैं, हम उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कह सकते हैं, ठीक है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सब आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे देखो तो जो फर्स्ट आइटम आती है वो रेवेन्यू आती है। वो रेवेन्यू में क्या होता है जो आप लिखते हो, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स, वो चीज़ है, ठीक है? सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज द रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लाइक नेट सेल्स, सेल्स सर्विसेज रेंडर्ड, सेल ऑफ स्क्रैप एक्सेट्रा। तो जो आप सेल कर रहे हो या आपकी कोई उसमें स्क्रैप की सेल हुई है या आपने कोई सर्विस रेंडर की है, ये मैंने आपको दो चीज़ें अलग अलग क्यों बताई, एक सेल का नाम दिया और एक आपको सर्विस रेंडर का किया। ये उस केस में बेटा अगर तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसकी सेल्स की बात आएगी, पर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, फाइनेंशियल कंपनी है, तो उस केस में वो सर्विसेज रेंडर करेंगे, ठीक है? कोई और एक्टिविटी होगी तो वो उसमें वो सर्विसेज रेंडर करेंगे जिसमें वो सर्विस देते हैं, जिसमें वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। सो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी, बिजनेस एंटिटी होगी, उनके बीच में आपकी सेल्स आएंगी और दूसरों में आपकी जो सर्विस रेंडर करेंगे उनमें आप सर्विस की इनकम आएगी। तो ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का चीज़ है, बेसिकली ये होता है। बट अब आप पूछोगे कि मैम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो हाउ वी कैलकुलेट, मैंने आपको प्रॉपर इसका एक फॉर्मूला लिख जिससे आपको समझ आएगा कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैंने देखो बाइफरकेट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और फाइनेंशियल कंपनी। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन दैट केस टोटल रेवेन्यू विल बी योर नेट सेल्स प्लस अदर इनकम। ये देखो इसमें सिर्फ मैंने आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं बोली है, प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। मैंने टोटल रेवेन्यू बोला है। टोटल रेवेन्यू में आपकी नेट सेल्स प्लस अदर इनकम आएगी। नेट सेल्स जो होगी वो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है और अदर इनकम में आपकी और जो इनकम अर्न करते हो आप वो सारी आएंगी, ठीक है? और जो आपकी इसमें अदर इनकम में आपके आ सकती है जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया या आपका डिविडेंड अर्नड हो गया, वो इनकम्स आएंगी। देन कम्स अगर आपकी फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंस की कंपनी है, उस केस में टोटल रेवेन्यू आप कैसे निकालोगे? जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसमें आपने नेट सेल्स लिया और जो आपकी फाइनेंस कंपनीज हैं उनके बीच में आप इंटरेस्ट और डिविडेंड अर्न लोगे क्योंकि उन्होंने पैसे लेने देने का काम हो रहा है। सो योर रेवेन्यू विल बी इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड अर्नड। अगर आपने डिविडेंड कोई रिसीव किया या आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया, दैट विल बी योर मेन एक्टिविटी। जो आपकी जो नेट सेल्स में हम लेते हैं वो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा और प्लस अदर इनकम। अदर इनकम आपकी सेम वैसे ही रहेगी, ठीक है बेटे? चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। एग्जांपल क्वेश्चन देखो, ये मैंने खुद किया हुआ है, कहीं से ये कॉपीड नहीं है क्वेश्चन। सो द कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है? ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक ही चीज़ है। ट्रेडिंग में भी सेल परचेज हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग में हम चीज़ बना रहे हैं। सो इसमें देखो आपको क्वेश्चन आ जाता है +2 में, वो सिंपल क्वेश्चन उन्होंने बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अर्न कैसे हम निकालते हैं, या अदर इनकम निकालो या टोटल रेवेन्यू निकालो। क्योंकि अब आपके MCQ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बड़े इजीली आपको एग्जाम में आ सकता है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा
जैसे देखो पर्टिकुलर्स आपको दे रखे हैं, सारा आपको टेबल दे रखा है और उन्होंने बोला ट्रेडिंग कंपनी है और उसमें आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालो, अदर इनकम निकालो और टोटल रेवेन्यू निकालो। इट मीन्स उन्होंने आपसे 3 चीज़ें पूछी हैं, आपने एक ही चीज़ निकाल के आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन रॉन्ग मत कर लेना, समझो बात को। पहले आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, फिर अदर इनकम निकालना है, फिर टोटल रेवेन्यू निकालना है। इस केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आप क्या, आपको मैंने बताया नेट सेल्स हम लेते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, वो आपकी नेट सेल्स आ जाती हैं। जो आपकी सेल्स रिटर्न्स हैं या उस वो सेल्स में से माइनस कर लोगे, राइट। और उसमें आप सेल ऑफ स्क्रैप्स, वो भी तो आपका काम है ना, स्क्रैप भी तो आप बेच देते हो ना उसमें, फिर वो भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये देखो, पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे, उसमें हमने निकालना है सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स माइनस करोगे, नेट सेल्स आएंगी प्लस सेल ऑफ स्क्रैप। तो क्या आंसर बनेगा 10 lakhs माइनस 1 lakh प्लस 20,000। तो आंसर विल बी ₹9,20,000। ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे रॉन्ग कर देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इसके बीच में ही वो अदर इनकम भी ऐड कर देते हैं, वो उनको पता ही नहीं चलता रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन और टोटल रेवेन्यू में डिफरेंस ही नहीं कोई बनाते वो। सो यहाँ पे आपने सिर्फ सेल की जो बात आएगी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएगी, ठीक है। आगे अदर इनकम अर्न्ड, उन्होंने अदर इनकम भी बोली है निकालनी है आपने, तो वो आप कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स प्लस डिविडेंड। जो आपके इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट आपने अर्न किए वो, और डिविडेंड जो आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स आपको कितना दे रखा है 15,000 और डिविडेंड आपको दे रखा है 8,000। सो योर आंसर विल बी अदर इनकम अर्न कितनी होगी 23,000 रुपीज़, राइट। तो अब चलो थर्ड, उन्होंने बोला टोटल रेवेन्यू। जब आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया और अदर इनकम निकाली, तो दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द टोटल रेवेन्यू। सो टोटल रेवेन्यू विल बी योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम। ये आपकी 9,20,000 प्लस 23,000, दैट कम्स आउट टू बी 9,43,000। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे, 3 चीज़ों में क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ है। ये आपके MCQs में बेसिकली छोटी छोटी ये जो है आपके क्विक हो जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये आपको पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो इस चैप्टर में समझने वाली है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होती है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बेसिकली it is a cost of raw material which is required to manufacture the finished product। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, उसको बनाने के लिए हमारे को रॉ मटेरियल चाहिए। तो जो रॉ एक आपका साइकिल चलता है, रॉ मटेरियल से बनने में फिनिश गुड को बनाने में जितनी आपकी पैसा लगता है, दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सो इट इज़ अ टोटल मनी, इट इज़ अ टोटल ऑफ मनी स्पेंट ऑन रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा, स्टोरिंग इट, आपने उसको संभाल के भी तो रखा, ये तो नहीं है कि अभी खरीदा साथ के साथ हम आपका सारा यूज़ हो गया। नो, यू हैव टू प्रिजर्व इट ऑल्सो, यू हैव टू स्टोर इट ऑल्सो। सो उसके ऊपर भी पैसा लगा, एंड फिर आपने उसको कन्वर्ट किया फिनिश प्रोडक्ट में। सो इस पूरे साइकिल में जितना पैसा लग रहा है, डेट इज़ योर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मीन्स जो आपका पैसा रॉ मटेरियल के ऊपर लग रहा है, सिर्फ आपने वो चीज़ लेनी है और खर्चे नहीं लेने। सबसे बड़ा खर्चा कंपनी का जो होता है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू में सेल्स जो है सबसे ज़्यादा आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होता है P&L का क्रेडिट साइड पे, ये आपका डेबिट साइड का स्टार्टिंग पॉइंट है, एक्सपेंस साइड का, ठीक है। सो अब है कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, हाउ यू विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैलकुलेट करने के लिए मेथड क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। रॉ मटेरियल की आप ओपनिंग इन्वेंट्री लोगे, उसके बीच में आप परचेजेस जितने आपने मटेरियल खरीदा वो परचेजेस डालोगे, और उसमें से क्लोजिंग एंट्री आप क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है मटेरियल की आप माइनस कर दोगे। मीन्स अगर आप ओपनिंग एंट्री में प्लस आप परचेजेस ऐड करते हो और उसमें से क्लोजिंग एंट्री इन्वेंट्री जो आपके साल के एंड में जो आपकी बच जाती है उसको आप माइनस कर देते हो, तो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है। बच्चे इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, ये आपको पेपर में सब कुछ दिया होता है क्वेश्चन में,
कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, आपने परचेजेस साल में कितनी की हैं और आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या किया है। सिर्फ आपने उसको ध्यान से देखना है और उसको आपने अप्लाई करना है, राइट। नेक्स्ट कम्स जो लास्ट चीज़ इस चैप्टर में समझने वाली है वो है हमारी फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट हमारी क्या होती है? फाइनेंस कॉस्ट को एक और नाम भी दिया गया जिसको हम बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं। फाइनेंस कॉस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज अ बोरोइंग कॉस्ट। अगर आपको पेपर में फाइनेंस कॉस्ट या बोरोइंग कॉस्ट कहता है, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इट इज़ अ कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म ऑन बोरिंग फंड्स। ये वो कॉस्ट है जो आप देखो, कोई भी कंपनी है, अपने पैसे से तो कंपनी खड़ी नहीं होती है। कम पैसे तो लोन तो उनको लेना ही पड़ता है, हर कंपनी को पैसा तो लेना ही पड़ता है। और वो जो बोरो करने पड़ते हैं फंड्स, उन फंड्स को बोरो करने के लिए जितना खर्चा एक कंपनी का आ रहा है वो सारा का सारा फाइनेंस कॉस्ट होता है। इसके बीच में आप देखो, सिर्फ यही जो आपने लोन लिया वो नहीं है, उसके बीच में जो लीगल रिक्वायरमेंट्स आपकी लगी हैं लोन को लेने के लिए, जो आपकी लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस है या डिस्काउंट आपने दिया है इशू डिबेंचर्स के इशू पे, ये आगे आ जाके आप चैप्टर्स में समझोगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में जब आपको आएगा तो आपको समझ आएगा ये, ठीक है। तो ये सारी जो कॉस्ट है ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो चार्जेस फॉर अवेलिंग द बैंक सर्विसेज लाइक बैंक चार्जेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। जो आप बैंक की सर्विसेज को अवेल कर रहे हो उसके लिए जो चार्जेस लगते हैं वो आपके फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है। आपको क्वेश्चन में बैंक चार्जेस नाम की एक आपको आइटम ट्रांजैक्शन दी होती है। सो वो जो बैंक चार्जेस है वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है, अदर लाइबिलिटीज़ में आएगा, ठीक है, उसमें नहीं आएगा ये आपका। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग लॉकर फैसिलिटी लेते हैं, ठीक है, आप लोगों के पेरेंट्स ने भी ली होगी, तो लॉकर फैसिलिटी को अवेल कर, ये बैंक एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये आपकी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक को लेना ही पड़ता है, जिसको रिक्वायरमेंट है वो लेता है, ठीक है। जिसके पास कुछ रखने का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ज्वेलरी, कुछ आइटम है रखनी है, जो चाहता है रखना वो लेता है। सो इन दैट केस जो आप वो फैसिलिटी बैंक की जो सर्विस आप अवेल कर रहे हो, उस सर्विस को अवेल करने के लिए आपको ईयरली एनुअली चार्जेस देने पड़ते हैं। सो दीज आर योर बैंक चार्जेस, जो आपका फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये सारा था हमारा फाइनेंस कॉस्ट के बारे में। सो इस चैप्टर में मेन चीज़ें यही थी सारी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी कोई इस चीज़ में समझ नहीं आता तो आप यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।